हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स का हम लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा था। 2 क्लासेस का वीडियो लेक्चर आपको मिला होगा। आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, सारे प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट को समझें और उनके सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से नोट करें और फिर इन टाइप के क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपका सेमीकंडक्टर्स पे जो भी मार्क्स है वो मार्क्स आपका छूटे नहीं और आप फुल मार्क्स सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में स्कोर कर पाए। जैसा कि मैंने कहा था, जो बच्चे अभी तक भी अपना प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हैं, हमारे इस कंटेंट के थ्रू अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं और बहुत इजीली 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो वो बहुत अच्छा भी स्कोर कर सकते हैं। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है बच्चों। तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे पहला प्रॉब्लम को लेते हैं। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा आज का क्वेश्चन है बच्चों, वाई बोथ एन साइड एंड पी साइड of a Zener diode is heavily doped। तो ये है बच्चों आज का पहला क्वेश्चन, वाई बोथ एन साइड एंड पी साइड ऑफ अ जेनर डायोड इज हेवीली डोप्ड। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि ये जो जेनर डायोड हम लोग यहां लिख रहे हैं, ये जेनर डायोड किस पर्पस के लिए यूज होता है? ये एक वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये होता है, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में एक बार रिफ्रेश हो जाए। ये आपका जेनर डायोड है, ठीक है। ये आपका जेनर डायोड है। अब ये जेनर डायोड काम करता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में ये काम करता है, ये आप लोग जानते होंगे। अब जब ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में काम कर रहा है बच्चों, तो हम लोग चाहते हैं कि ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हम लोग को इजीली अचीव हो जाए, कम वैल्यू पर ही अचीव हो जाए। मतलब 3 वोल्ट 4 वोल्ट या 5 वोल्ट में ही हमें रिवर्स ब्रेकडाउन मिल जाए। उसके लिए ज़्यादा वोल्ट हमको रिवर्स बायसिंग पे ना जाना पड़े। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि एन साइड और पी साइड को हेविली डोप्ड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इट इज़ बिकॉज, आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। इट इज़ बिकॉज फॉर heavily doped n side and p side, reverse breakdown is achieved at लोअर पोटेंशियल पर हमें ब्रेकडाउन मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि जितना हेविली डोप्ड रहेगा एन साइड और पी साइड, आपका जो डेप्लीशन लेयर है बच्चों, डेप्लीशन लेयर विल हैव वेरी लेस थिकनेस। डेप्लीशन लेयर का जो थिकनेस होगा वो बहुत कम होगा। और डेप्लीशन लेयर का थिकनेस बच्चों जितना कम होगा उतना इजीली हमें ब्रेकडाउन अचीव कर लेंगे, लोअर वैल्यू पोटेंशियल पर ही ब्रेकडाउन अचीव हो जाएगा। इसीलिए एन साइड और पी साइड ऑफ अ जेनर डायोड इज हेविली डोप्ड, ताकि जो डेप्लीशन लेयर है उसका थिकनेस कम रहे
और हम लोग कम वैल्यू पर ही ब्रेकडाउन अचीव कर लें। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसको सॉल्यूशन लिख लें या आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, बाद में आपके कॉपी में उसको नोट डाउन कर लिए। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई फोटोडायोड इज रिवर्स बायस। फोटोडायोड हम लोग रिवर्स बायस में क्यों कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि फोटोडायोड क्या होता है। फोटोडायोड में बेसिकली क्या है कि जब फोटोडायोड में लाइट इंसिडेंट करता है, फोटोन्स इंसिडेंट करता है, तब इसमें से करंट फ्लो करता है। ठीक है, और ये हमेशा रिवर्स बायस में रहता है। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों, रिवर्स बायस में ही इसे कनेक्ट हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए, जब हमारा कोई भी पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस होता है, ठीक है, जब भी कोई भी पीएन जंक्शन डायोड हमारा रिवर्स बायस होता है तो उस समय उसमें जो करंट फ्लो करता है, करंट क्यों फ्लो करता है, तो करंट फ्लोज ड्यू टू क्या, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो करंट क्यों फ्लो करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो करता है। रिवर्स बायस में करंट तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाना चाहिए, बट जीरो नहीं होता है। आप जानते हैं कि रिवर्स बायस में भी कुछ करंट फ्लो करता है, बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, बट फ्लो करता है। और वो फ्लो क्यों होता है, वो फ्लो रिवर्स बायस में करंट फ्लो करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। ठीक है, अब जब लाइट गिरता है किसी भी, ये हो गया इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये जो इंसिडेंट लाइट है ये जब गिरता है, कहाँ पे गिरता है, फोटोडायोड पे गिरता है, तो क्या होता है, फोटोडायोड पे गिरता है। अब फोटोडायोड पर जब ये इंसिडेंट लाइट गिरता है तो यहां पे नया इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर इज जनरेटेड। यहां पे नया इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन और होल पेयर नया जनरेट हो रहा है भाई, क्या हो रहा है इसमें, तो आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग फोटोडायोड की बात करते हैं तो फोटोडायोड में या किसी भी डायोड में ये P है या N है, यहाँ पर एक डेप्लीशन लेयर बनता है जहाँ इधर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर होल्स होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे इस डेप्लीशन लेयर के ऊपर जब फोटोन्स इंसिडेंट होता है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाता है, और जब ये बॉन्ड टूटता है तो नया इलेक्ट्रॉन और नया होल बनता है। मतलब ये यहाँ पर तो ये इमोबाइल है, मूव नहीं कर पा रहा है, बट जब फोटोन इस पे गिरता है, ये बॉन्ड टूटती है, तो ये इलेक्ट्रॉन और होल सॉरी फ्री हो जाते हैं, तो नया होल इलेक्ट्रॉन पेयर इज जनरेटेड। अब देखिए यहां पर हम लोग परसेंटेज चेंज अगर निकालते हैं, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज आप निकालेंगे, जैसे अगर हम पी टाइप में बात करें, पी टाइप में अगर आप बात करते हैं तो पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, तो पी टाइप में नया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 100% करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। और आप जानते हैं कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर था वो इनिशियली कम था, लेकिन जो नया होल बनेगा और नया इलेक्ट्रॉन बनेगा इस बॉन्ड के टूटने से वो तो सेम बनेगा, तो न्यूमरेटर तो सेम है बट डिनोमिनेटर कम है, किसका, माइनॉरिटी में जो है उसका, तो परसेंटेज चेंज ज्यादा किसका होगा, जो माइनॉरिटी में है। और रिवर्स बायस में करंट क्यों फ्लो करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इट इज रिवर्स बायस बिकॉज करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड परसेंटेज चेंज in minority charge carriers due to incident of photons या incident of light is greater than majority charge carriers। majority charge carriers के कंपेयर में minority charge carriers का परसेंटेज चेंज ज्यादा होगा जब लाइट इंसिडेंट करेगा फोटोडायोड में, और
रिवर्स बायस में करंट माइनॉरिटी करंट फ्लो करता है, तो उसमें परसेंटेज चेंज ज़्यादा आएगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो ये था इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लाइट फ्रॉम एलईडी इज विजिबल फॉर बैंड गैप ऑफ 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप है तभी हमें लाइट एलईडी से जो निकलेगा वो विजिबल होगा। ऐसा क्यों? देखिए, आप जानते हैं कि एलईडी क्या करता है, एलईडी में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होते हैं। ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मान सकते हैं, या मान क्या सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये तो इसका तो आप जानते हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप जानते हैं कि एक पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम जो है, जो कि 4000 लगभग आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग के रेंज में है, इसे हम लोग विजिबल रेंज कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विजिबल रेंज कहते हैं। ठीक है, मतलब ये रेडिएशन हमारे आई को विजिबल होता है, बाकी इसके नीचे जो होता है अल्ट्रावायलेट विजिबल नहीं है, इसके ऊपर इंफ्रारेड भी विजिबल नहीं है। तो अगर हम लोग जो बैंड गैप है, अगर बैंड गैप जो है ई डेल्टा ई जो है, अगर हम लोग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लेते हैं, ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि डेल्टा ई का मतलब hc/λ होता है, दैट इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको अगर आप सिंपल कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में, hc का वैल्यू को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में 1242 आप ले सकते हैं। 1242 ये हो गया डिवाइडेड बाई 1.8, अगर आप नैनोमीटर में आपका निकल जाएगा वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर आप हम लोग इसे कैलकुलेट करें, यहाँ पे 0 दे देते हैं 9 से, 9 1 9, 3 4, 9 3 27, 7 2, 9 8 72, 0 डिवाइडेड बाई 2, 6 12, 690 नैनोमीटर आ रहा है। 690 नैनोमीटर का मतलब हो गया इस रेंज में आएगा। 690 नैनोमीटर को आप 6900 आर्मस्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। 690 नैनोमीटर बोलिए या 6900 आर्मस्ट्रॉन्ग बोलिए। ठीक है, एक नैनोमीटर में 10 आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं। तो 6900 इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विजिबल है कि नहीं है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। इसीलिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर होता है लाइट, अगर एलईडी से जो लाइट, एलईडी में अगर बैंड गैप जो रहता है वो अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है, तो उससे जो हमारा रेडिएशन निकलेगा वो रेडिएशन आपका क्या होगा, इस रेंज में उसका वेवलेंथ आएगा, जो कि विजिबल रेंज है हमारा, तो ये हमको दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग अगर जो एलईडी है उसमें बैंड गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज वो 7000 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर विजिबल नहीं होगा, वो फिर इंफ्रारेड रीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ मटेरियल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि जब आप कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टर के केस में आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हैं।
तो अगर आप इन केस ऑफ कंडक्टर देखते हैं तो केस ऑफ कंडक्टर में आप क्या पाएंगे कि एक तरफ आपका टेम्परेचर है, एक तरफ आपका टेम्परेचर है और दूसरा तरफ आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ग्राफ जो है वह ऐसा कुछ जा रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया ये। ठीक है, ये होता है कंडक्टर्स के केस में, जैसे कि एल्यूमिनियम। एक एग्जांपल अगर देना है तो आप एल्यूमिनियम दे दीजिए, कॉपर दे दीजिए, कोई भी कंडक्टर के बारे में आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि ये टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो ये सेमीकंडक्टर्स के केस में जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो कोई भी सेमीकंडक्टर एग्जांपल दे दीजिए, आप सिलिकॉन दे दीजिए, आप जर्मेनियम दे दीजिए। तो ये क्वेश्चन इजी था, बस फैक्ट्स को आपको याद रखना है कि कंडक्टर्स जो होता है उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, आप देखिए, एलईडीज आर मेड अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड नॉट बाय एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर या एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझना पड़ेगा। देखिए, कंपाउंड सेमीकंडक्टर मतलब जैसे गैलियम आर्सेनाइड, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। लेकिन अगर आप सिलिकॉन का बात करें या जर्मेनियम का बात करें, ठीक है, तो ये जो है ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। तो बोलते हैं एलिमेंट्स को यूज करके हम लोग नहीं बनाते, कंपाउंड को यूज करके हम लोग एलईडी बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, एलईडी में से जो लाइट निकलेगा वो विजिबल होना चाहिए। तो एलईडी में से जो लाइट निकलेगा वो विजिबल तभी होगा जब वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बना हुआ रहेगा। क्योंकि अगर वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर से बना हुआ रहता है तो उसका जो बैंड गैप होता है बच्चों, वो ऐसा होगा कि इसमें से जो रेडिएशन निकलेगा वो इंफ्रारेड रीजन में आ जाता है। और इंफ्रारेड रीजन में अगर आ जाएगा तो हमें तो वो विजिबल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, LEDs आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड नॉट बाय एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, क्योंकि अगर वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर से बना हुआ रहेगा तो वो इंफ्रारेड रीजन में आएगा और वो हमें विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर से उसे बनाया जाता है। बिकॉज अगर वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर से बना हुआ होगा तो उसमें से जो रेडिएशन आएगा दैट फॉल इन द रेंज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन के रेंज में आ जाएगा अगर वो एलिमेंट से बना हुआ रहेगा। इसीलिए जो एलईडीज होता है वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है ताकि उसमें से जो रेडिएशन बाहर आए वो हमें विजिबल रहे। ठीक है, तो ये था सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके पास 3 फोटो डायोड है, D1, D2 एंड D3, और वो लोग सेमीकंडक्टर से बना हुआ है और जिनमें बैंड गैप जो है, पहला में 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप है, दूसरा में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप है और तीसरा में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप है। बोल रहा है कि अगर एक लाइट जो कि 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग का है इसका वेवलेंथ, अगर वो लाइट इन तीनों डायोड्स पे गिराया जाता है तो कौन उस लाइट को डिटेक्ट कर पाएगा। तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, फोटो डायोड में क्या होता है, बेसिकली अंदर में क्या होता है, आप जानते हैं कि इसको कंडक्शन बैंड कहते हैं जो हायर एनर्जी लेवल होता है, और जो लोअर एनर्जी लेवल होता है वो होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, वो होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, अब जब इसमें आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड में रहता है। जब फोटोन्स इस पे गिरता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ ट्रांजिशन करता है। ठीक है, ट्रांजिशन करता है, ट्रांजिशन ऑफ वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ
ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाता है तब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ये एक बेसिक सा आइडिया है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा तो इसका मतलब हुआ कि जब लाइट इस पर इंसिडेंट कर रहा है और उतना सफिशिएंट एनर्जी इसको मिल जा रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाए बच्चों, तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। दैट मीन्स वो उस पर्टिकुलर रेडिएशन को डिटेक्ट कर लिया। कैसे पता चला, एक मीटर लगा हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए कि सिंपल से एक सर्किट देखें, अगर यहाँ पे एक फोटो डायोड है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि माइक्रो एमीटर हम लोग लगा देते हैं, और ये तो फोटो डायोड जो रिवर्स बायस रहता है आप लोग जानते हैं, ऐसे है। अब यहाँ रेडिएशन गिर रहा है मान लीजिए, और ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, इस माइक्रो एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस रेडिएशन को ये फोटो डायोड डिटेक्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं, क्योंकि इतना एनर्जी ये फोटोन प्रोवाइड नहीं कर पाया, इतना एनर्जी ये रेडिएशन प्रोवाइड नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाए, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग को यही देखना है यहाँ पे, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए था, करना कुछ नहीं है। 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग है तो आप पहले डेल्टा ई निकाल लीजिए। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, hc बाय लैम्डा होता है। मैंने आपको बताया कि इसको आप 1242 लिख सकते हैं, और लैम्डा को आप 6000 एम्स्ट्रॉन्ग की जगह 600 नैनोमीटर लिख दीजिए, क्योंकि ये जो 1242 मैं लिख रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में होता है, ये भी नैनोमीटर में हो जाएगा। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। मतलब 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग अगर किसी का वेवलेंथ है तो उसमें जो एनर्जी होगा वो 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। अब 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर एनर्जी है तो वो इस बैंड गैप से, इस बैंड गैप वाले डायोड का इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस से कंडक्शन बैंड में पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि एनर्जी कम है। इसका पहुंचा सकता है, इसका भी पहुंचा नहीं पाएगा। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसका बैंड गैप है, वो डायोड में ये रेडिएशन जो है, जो कि 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन में पहुंचा देगा, और यहाँ पर माइक्रो एमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब वो रेडिएशन डिटेक्ट हो चुका है। सो सिर्फ डायोड D2 डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आपका जो वेवलेंथ दिया है उससे आप एनर्जी निकाल लीजिए, और वो एनर्जी जो है प्रोवाइडेड बैंड गैप एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी डिटेक्ट हो पाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे घर पे, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन है, और नॉन क्वेश्चन है। इस पर आप लोग ध्यान देंगे कि ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ P and N टाइप सेमीकंडक्टर्स, ऑल्सो राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन P and N टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो पहले तो एनर्जी बैंड डायग्राम देखिए। एक जनरल जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि हायर एनर्जी लेवल जो होता है उसे हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कंडक्शन बैंड। जो लोअर एनर्जी लेवल होता है उसे हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। ये हो गया वैलेंस बैंड। ठीक है, अब ये हम लोग बता रहे हैं पहले P टाइप के बारे में, P टाइप के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड, और ये हो गया वैलेंस बैंड। ठीक है, और ये हम N टाइप के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है। P टाइप में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो होल्स का एक यहाँ पे लेयर बनता है, ये लेयर में होल्स रहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड में मौजूद है, इसीलिए ये जो एनर्जी का लेवल बनता है वो वैलेंस बैंड के नज़दीक बनता है, और इसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर लेवल। ये एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, तो वैलेंस बैंड के पास है, तो वैलेंस बैंड के नज़दीक ये लेवल बनता है। ठीक है, उसके बाद N टाइप में अगर हम लोग बात करें तो N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक लेवल बनता है,
और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो कंडक्शन बैंड में जाना चाहता है, तो ये जो लेवल बनता है ये कंडक्शन बैंड के नज़दीक बनता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन तो अब जाएगा कंडक्शन बैंड में। यहाँ पर क्या है, तो होल है, तो होल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन है किसके पास, तो वैलेंस बैंड के पास, इसीलिए ये वैलेंस बैंड के नज़दीक बनता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं डोनर लेवल। ये होता है डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये डोनर लेवल हो गया। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का। डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो डिफरेंस आप आराम से लिख सकते हैं कि पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और इसमें आप बोल सकते हैं इसमें एक्सेप्टर लेवल बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वैलेंस बैंड के नज़दीक होता है। इसमें डोनर लेवल बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये कंडक्शन बैंड के नज़दीक बनता है। इसमें होल्स होते हैं, ये होल्स है सॉरी, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। आइए बच्चों, तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि हाउ डज द विड्थ ऑफ अ डेप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन वेरी इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड। मतलब अगर आप एक पीएन जंक्शन डायोड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपका डेप्लीशन लेयर है, इधर पी है और इधर एन है, तो आप जानते हैं कि इधर नेगेटिव पॉजिटिव बनता है और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे एक डेप्लीशन लेयर बन जाता है। अब बोल रहा है कि अगर हम डोपिंग को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा आप डोपिंग को बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा ये विड्थ जो होगा डेप्लीशन लेयर का वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो अगर आप डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं बच्चों, तो डेप्लीशन रीजियन का क्या होगा, विड्थ ऑफ डेप्लीशन रीजियन विल डिक्रीज। मतलब अगर आप डोपिंग बढ़ाते हैं, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप बढ़ाते हैं, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो विड्थ जो होगा ऑफ डेप्लीशन रीजियन वो डिक्रीज कर जाएगा। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, विड्थ ऑफ डेप्लीशन रीजियन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। यहाँ पे है कि व्हेन अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप, चेंज इन वोल्टेज कितना हो जा रहा है, चेंज इन वोल्टेज आपका हो गया डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.01 वोल्ट। ठीक है, और ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि करंट जो है वो 10 मिली एम्पियर चेंज हुआ। चेंज इन डायोड करंट जो है वो 10 मिली एम्पियर का है, तो डायोड करंट का चेंज हो गया 10 मिली एम्पियर। तो डायनामिक रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप जानते हैं कि डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो डायनामिक रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज डेल्टा वी चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। सो इट विल बी 0.01 डिवाइडेड बाई 10 मिली एम्पियर है, तो 10 का पावर -3 कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपका 1 ओम। ठीक है, ये आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, इसको नोट कर लें आप। डायनामिक रेजिस्टेंस जब भी निकालेंगे तो याद रखना है चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट होता है, दिस इज डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, आइए बच्चों, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको एक फिगर दिया गया है। ठीक है, ये एक फिगर है, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन ऊपर में लिख दिया गया है। यहाँ पे एक फिगर दिया गया, यहाँ पे एस एक सेमीकंडक्टर है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे वी है और ये रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, तो बोल रहा है कि द फिगर शोज ए पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एस, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इन सीरीज विद अ वेरिएबल रेजिस्टर आर एंड अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स वी। शुड द वैल्यू ऑफ आर बी इंक्रीज और डिक्रीज टू कीप द रीडिंग ऑफ द एमीटर कांस्टेंट। एमीटर का रीडिंग कांस्टेंट रखना है व्हेन द सेमीकंडक्टर एस इज हीटेड। तो अगर इसको हम लोग हीट करते हैं बच्चों, तो क्या होगा, हीट करना मतलब टेम्परेचर देना। टेम्परेचर के बढ़ने से सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज़ करता है, जैसा कि हम लोगों ने ग्राफ में देखा था। सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने ग्राफ में क्या देखा था, ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। हम लोगों ने क्या देखा था कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो सेमीकंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा इस सेमीकंडक्टर का तो एमीटर का रीडिंग इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि करंट तो ज़्यादा फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो अब इसका जो रीडिंग है या एमीटर का, इसको हमें कांस्टेंट रखना है। तो इसका मतलब
अगर आप देखिएगा तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई RS, मतलब सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस, प्लस R दैट इज ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस। तो अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये वैल्यू तो डिक्रीज कर रहा है, तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगा तो I इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हमको वैल्यू सेम रखना है I का तो R को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये डिक्रीज कर रहा है, ये अगर डिक्रीज करेगा तो इसको इंक्रीज कराना पड़ेगा, तब जाके न्यूमरेटर जो है वो पहले का जैसा आएगा और जो फ्रैक्शन का वैल्यू है मतलब I का वैल्यू है वो सेम आएगा जितना पहले आ रहा था। ये डिक्रीज करने से तो I का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन इसको फिर हमें इंक्रीज कराना पड़ेगा। इसको इंक्रीज कराएंगे तो ओवरऑल जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस फिर से उतना ही रह जाएगा जितना पहले था। सो R शुड बी इंक्रीज। तो इसको आपको जस्टिफाई करना है इस तरह से, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई RS प्लस R लिखना है। अब इसको लिखना है डिक्रीजेस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस का डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है। हेंस क्या हो जाएगा, R शुड बी इंक्रीज्ड, R को हम लोग को इंक्रीज करना होगा, है ना, R को इंक्रीज करना होगा टू कीप I कांस्टेंट। I मतलब करंट या एमीटर की रीडिंग को कांस्टेंट रखने के लिए इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इसको इंक्रीज करना होगा, तभी ये डिनोमिनेटर वाला टर्म सेम आएगा और तभी I का वैल्यू भी सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। आप देखिए यहाँ पे आपको 3 ग्राफ दिया गया है। किसका ग्राफ है, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर आपको याद होगा, जब हम लोग एक पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं, होल्स इधर चला जाता है ड्यू टू डिफ्यूजन, और यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होता है। ये बैरियर पोटेंशियल क्या करता है, फर्दर चार्जेस के फ्लो को रोक देता है, और जब तक हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग में इस बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा का पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते हैं तब तक करंट का फ्लो होता भी नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है बैरियर पोटेंशियल और विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन के बीच में एक ग्राफ बनाया गया है। ये ए जो है वो अनबायस्ड डायोड के बारे में बता रहा है, जिसमें कोई बायसिंग नहीं है, ठीक है, अनबायस्ड डायोड है, अनबायस्ड डायोड है, ठीक है, कोई बायसिंग नहीं है, पहला वाला ग्राफ जो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला ग्राफ और तीसरा वाला ग्राफ हम लोग आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप के बायसिंग के लिए, क्योंकि ये दोनों बायसिंग में है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि सेम एक्स के लिए यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पे सेम एक्स के लिए बैरियर पोटेंशियल कम है। तो बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा का मतलब होता है करंट बहुत कम हो जाएगा। करंट कम कब किस में होता है, तो करंट कम जो होता है वो रिवर्स बायस में होता है। तो ये रिवर्स बायस बता रहा है, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा मतलब रिवर्स बायस। बैरियर का मतलब ही होता है वो रोकेगा, किसको रोकेगा, चार्जेस का फ्लो को रोकेगा। तो बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा मतलब रिवर्स बायस, बैरियर पोटेंशियल कम मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस है। ये आपको आइडेंटिफाई करना था। आपको जस्टिफाई करने बोला, सिंपल जस्टिफाई कर सकते हैं कि इन फॉरवर्ड बायस द बैरियर पोटेंशियल शुड बी लो, बिकॉज जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस में बहुत कम करंट फ्लो करता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज के वजह से भी फ्लो करता है। तो फॉर रिवर्स बायस में बैरियर पोटेंशियल हाई होना चाहिए। सेम विड्थ सेम एक्स के लिए बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, इसीलिए ज़्यादा आ रहा है तो रिवर्स बायस। बैरियर पोटेंशियल कम है मतलब फॉरवर्ड बायस। जो बैरियर पोटेंशियल जितना कम रहेगा उतना बेटर है फॉर द क्या बोलते हैं मूवमेंट ऑफ चार्जेस के लिए। और हम लोग जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में जब रहता है तभी चार्जेस इजीली मूव करता है। तो बैरियर पोटेंशियल कम होगा, दैट मीन्स वो फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। ओके चलिए एक और तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं लास्ट। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक सर्किट आपको दिया गया है, ठीक है, और इस सर्किट में एक एलईडी लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे R और एक S है, स्विच। तो बोल रहा है कि जब आप स्विच S को क्लोज कर रहे हैं, मतलब स्विच को ऑन कर रहे हैं, तब भी एलईडी जल नहीं रहा है, ऐसा क्यों? तो आप देखिए माइन्यूटली कि ये एलईडी जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में है, ठीक है, क्योंकि जो लोअर पोटेंशियल है वो P से कनेक्टेड है, जो हायर पोटेंशियल है वो हाई से कनेक्टेड है, जब स्विच को ऑन कर देंगे उसके बाद। तो हम लोग जानते हैं कि जो एलईडी होता है वो तो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, नया इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन होता है, नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर का, और उस रिकॉम्बिनेशन के कारण लाइट निकलता है रेडिएशन के फॉर्म में, वो फिर विजिबल रेंज में रहता है तो हमें दिखता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है रिवर्स बायस है, तो क्योंकि
एलईडी शुड ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस, शुड बी फॉरवर्ड बायस, वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स बायस है यहाँ पे, तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये ग्लो नहीं कर रहा है। वाई? तो बिकॉज इट इज हियर इट इज रिवर्स बायस, एलईडी शुड ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस, इन दिस सर्किट इट इज रिवर्स बायस, सो इट डज नॉट ग्लो। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको हम समझा दिए। देखिए मैंने एग्जैक्ट आंसर शायद आपको नहीं लिख के दिखाया, बट मेरा मोटो था कि आपको जो कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन के पीछे, उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा डिस्कस कर दें, जो आइडिया आपको मिल जाए और आप अपने वर्ड में उसको लिख सकें ताकि आप मेमोराइज ना करें। तो इन 12 का 12 क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और उसको खुद से एक बार फिर से सॉल्व करें। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू। फिर हम लोग न्यू चैप्टर डुअल नेचर और मैटर रेडिएशन में चलेंगे, उसका भी आपको थ्योरी देंगे और फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस टाइप से अगर आप 5-6 चैप्टर भी प्रिपेयर कर लेते हैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले बच्चों, तो आराम से आप पास हो जाएंगे। पास होने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और वर्क कीजिएगा तो आप आराम से 70 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 100। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा करके हिम्मत दिखा रहे होंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला रहे होंगे और हम लोग मिलकर अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों आपसे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अपने स्कूल्स के सर्कल में, अपने अपने कोचिंग के सर्कल में हमारे इस चैनल को शेयर कर रहे होंगे और सब हमारा जो आइडिया है तो लोगों तक पहुँचेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। थैंक यू, बहुत दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के कारण ही हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं और आगे का रास्ता भी आप लोग के सपोर्ट के बिना हम लोग तय नहीं कर सकते। चलिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।